गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए आपको निरंतर प्रयास करना है। जितनी भी कठिनाइयां आए तो उसका सामना करना होगा, क्योंकि जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करिएगा तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। जिस तरीके से पत्थर को चोट लगने से वो एक मूर्त का रूप ले लेता है, उसी तरीके से इंसान के समय कठिनाइयां आने से ही उनकी सफलताएं और चार चांद लग जाती है। तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 19 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो राइट आंसर होगा धर्मशाला। धर्मशाला हाल ही में एक इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच बनाई गई है, जो इंस्टॉल की गई है धर्मशाला में। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह और ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA का धर्मशाला स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। तो आपको यहाँ पे फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको राइट आंसर टिक लगाना होगा कि ये हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है, जिसका नाम है धर्मशाला स्टेडियम। और इसी स्टेडियम को देखते हुए एक अत्याधुनिक काम की गई। और इस अत्याधुनिक काम का वजह क्या है? तो इसमें एक हाइब्रिड पिच को स्थापित किया गया, जो पूरी तरीके से बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल बन चुका है। नीदरलैंड स्थित SIS ग्रास, जो SIS पिच समूह की कंपनियों का हिस्सा है, को पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन के लिए शामिल किया गया। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि नीदरलैंड का एक SIS ग्रास, जो पूरी तरीके से SIS पिच पे वर्क करती है, इनकी कंपनीज के द्वारा एक हाइब्रिड पिच को इंस्टॉल किया जाएगा हमारे इंडिया में पहली बार। वो भी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा। इसी के साथ हाइब्रिड पिच के लिए धर्मशाला में इस्तेमाल की गई द यूनिवर्सल मशीन को ऐसी और पिचें बनाने के लिए अहमदाबाद और मुंबई ले जाया जाएगा, और यह भविष्य की परियोजना के लिए भारत में ही रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि हाइब्रिड पिच को बनाने के लिए पहली बार धर्मशाला स्टेडियम को लाया गया, और इस धर्मशाला स्टेडियम को चुना गया ताकि इसमें पहली बार हाइब्रिड पिच की जा सके। और इसी के दौरान यह अत्याधुनिक तकनीक अधिक टिकाऊ होने वाली है, सुसंगत और उच्च प्रदर्शन वाली खेल सतह प्रदान करके खेल को बदल देगी। HPCA के अध्यक्ष RP सिंह ने यह भी कहा कि भारत में अभूतपूर्व हाइब्रिड पिच तकनीक का आगमन हमारे राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजिंग का भी क्षण है। तो सबसे फैक्ट्स वाली बात ये रखनी होगी आपको कि हाइब्रिड पिच आखिर है क्या। तो जिस तरीके से आप मैदान में देखते होंगे कि घास लगाया जाता है, तो वो घास नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से ग्रो होती है। तो उसको प्राकृतिक तरीके से ग्रो होने में काफी समय लगते हैं। उसको कम करने के लिए हाइब्रिड पिच का एक इनोवेशन तरीका लाया गया, जो कहां से लाया गया है? तो नीदरलैंड से। ये भी फैक्टर्स को आपको याद रखनी होगी कि हाइब्रिड पिच हमारे इंडिया में जो पहली बार लाया गया, वो कहां से लाया गया? तो नीदरलैंड के बेस्ड एक SIS ग्रास की कंपनी, जिसका नाम है SIS पिचेस ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, इसी के द्वारा हाइब्रिड पिच को इंस्टॉल किया गया पहली बार हमारे इंडिया में, वो भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं कि आखिर हेमोफीलिया डे क्या है और क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर का उद्देश्य लोगों को दुर्लभ रक्तस्राव विकारों के बारे में शिक्षित करना और बड़े पैमाने पर इस स्थिति से पीड़ित लोगों का समर्थन भी करना है। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने होंगे कि हर साल 17 अप्रैल को हम लोग विश्व हेमोफीलिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसको उद्देश्य ये है कि हेमोफीलिया एक ऐसी प्रकार की बीमारी है जिसमें
ब्लड का फ्लो कंटिन्यू बनते रहता है। तो इसी के विकारों को कि किस तरीके से ये ब्लड का कंटिन्यूएशन बनते रहती है, इसी के रूप में जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में हर वर्ष 17 अप्रैल को। इस वर्ष के विश्व हेमोफीलिया दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्त स्त्राव विकारों को पहचानना ही थीम रखा गया है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट थीम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं तो ईयर से कि किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। तो राइट आंसर आपको लगाना हो 17 अप्रैल। और ये भी दिया रहेगा कि अगर 2024 का थीम वर्ल्ड हेमोफीलिया डे का क्या है, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा इक्वल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर इंग्लिश में। और अगर हिंदी में देखना हो तो सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्त स्त्राव विकारों को पहचानना है। इसी के दौरान विश्व हेमोफीलिया दिवस पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 17 अप्रैल 1989 को। तो यहाँ पे आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि फर्स्ट टाइम 17 अप्रैल 1989 को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्नाबेल के जन्मदिन का प्रतीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो हम इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में चलते हैं कि हेमोफीलिया डे आखिर क्या है। तो प्राचीन मिस्र में हेमोफीलिया के मामले पाए गए थे और इस बीमारी को शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान महारानी विक्टोरिया हेमोफीलिया बी की वाहक बन गई थी, जिसे फैक्टर 9 की कमी के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम ये जानेंगे कि प्राचीन की मिस्र यानी एंशियंट इजिप्ट की बात हो रही है, जब उस दौरान हेमोफीलिया के मामले को देखे गए। और सबसे पहले ये बीमारी को शाही बीमारी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 19वीं शताब्दी के दौरान वहां की महारानी विक्टोरिया को हेमोफीलिया बी के वाहक के रूप में उनको डिजीज फैल गया था। इसी के दौरान उनके बॉडी में फैक्टर 9 की कमी को देखी गई और इसी के दौरान वहां से ही ये हेमोफीलिया का इवैक्यूएशन हुआ। और ये हेमोफीलिया शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसे ज्यूरिख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सॉनलेंड और उनके छात्र फ्रेडरिक हॉपक द्वारा गढ़ा गया था। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट्स को कवर किया है। हेमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जो रक्त के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करता है। हेमोफीलिया से पीड़ित लोगों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और इसके तहत हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, जोड़ों में दर्द, सूजन और आंतरिक रक्त स्त्राव की समस्या हो सकती है। तो आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हेमोफीलिया डे की जो बीमारी को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों वर्ल्ड हेमोफीलिया डे लाया गया, तो उसके पीछे की वजह हम जानेंगे कि आखिर हेमोफीलिया क्या है। तो हेमोफीलिया एक दुर्लभ प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनने की क्षमता को बहुत तरीके से घटा देता है। जिस तरीके से हमारा अगर ब्लड निकलता है बॉडी से तो थोड़े समय के बाद वो जम जाता है, तो वो जमना बंद हो जाता है और कंटिन्यू ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इस हेमोफीलिया में। तो इस हेमोफीलिया से पीड़ित लोगों को बहुत बड़ा का प्रभाव देखना पड़ता है, जिसके तहत क्या होते हैं, उनके हड्डियों में से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो जाएंगे, सूजन हो जाएंगे, आंतरिक रक्त स्त्राव का बहना बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो इसके और भी डिटेल पॉइंट्स में हम चलते हैं कि हेमोफीलिया ए और बी सबसे आम है, यानी सबसे कॉमन देखी जाएगी डिजीज तो वो हेमोफीलिया ए और बी सभी में मिल सकते हैं। लेकिन यह एक एक्स गुणसूत्र पर क्रमशः F8 या F9 जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण होता है। हेमोफीलिया ए और बी F8 और F9 से जुड़े जीन क्रमशः थक्के कारक 8 और बी के उत्पादन के लिए निर्देश प्रदान करता है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने में किस तरीके से हमारे बॉडी में थक्का ना होने की वजह होती है, तो वो सारे फैक्टर्स को यहाँ पे मैंने कवर किया। और इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि चूंकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स को देखा जाता है और महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स को देखे जाते हैं, इसीलिए हेमोफीलिया मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि ज्यादातर देखा जाता है कि हेमोफीलिया मेल को ही इन्फेक्ट करता है। और ये हेमोफीलिया ए और बी के बारे में मैंने सारा डिटेल में कवर किया है। तो यहाँ तक वीडियो को देखिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो ओएस को पुनः सक्रिय करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फिर से इंडियन ओशन सर्वेलेंस सिस्टम्स को फिर से ऑपरेट किया जाएगा, रीएक्टिवेट किया जाएगा। इंडिया के द्वारा इसे अनाउंस किया गया किसके सहयोग से? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से
इंडियन ओशियन सर्वेलेंस सिस्टम्स को फिर से रीएक्टिवेट किया जाएगा। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को फिर से लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो खुले महासागर में तैनात 36 प्लवों का एक नेटवर्क होगा और यह प्लव मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समुद्र और वायुमंडलीय स्थितियों पर विस्तृत डेटा को एकत्र करेंगे। इसी के दौरान इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन ने यूनाइटेड स्टेट नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक रिक स्पिनराड के साथ इंडो-ओएस को फिर से सक्रिय करने के बारे में चर्चा की है। इसी के दौरान एनओएए उपकरण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया, जबकि भारत आरएएमए कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए जुलाई से जहाज समय प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया के लिए लगभग 60 से 90 दिनों के जहाज समय की आवश्यकता होगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखनी होगी कि इंडिया और यूएस का एक प्लान को फिर से उजागर किया गया, जो हिंद महासागर के अवलोकन प्रणाली, जिसे हम लोग इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम्स कहते हैं, इसको फिर से लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो अगर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं कि भारत किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को फिर से लॉन्च करने की योजना बना रही है, तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किसने पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा हाल ही में डेवलप किए गए हाइड्रोजेल, ताकि वो रिमूव कर सकेगा माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। जिस तरीके से आज माइक्रो प्लास्टिक काफी मात्रा में फैल चुकी है हमारे पूरे विश्व में, पूरे इन्वायरमेंट में, उसी को कम करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के द्वारा बेंगलुरु के द्वारा ये डेवलप किया गया कि वो हाइड्रोजेल को डेवलप करेंगे, ताकि पानी से माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इमेज में आपको दिखाया गया है, इस इमेज के माध्यम से आपको ये सारे चीज कवर हो जाएंगे कि किस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक को वाटर से रिमूव किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि देखिए ये जो सोर्स है जिससे हम लोग सारे वेस्टेज को नदी में, गंगा नदी या फिर समुद्र में फ्लो कर देते हैं, जिसके वजह से वहां की बीमारियां बढ़ती है और साथ साथ समुद्र या नदी दोनों पॉल्यूटेड होती है। तो ये देखिए ये एक सीवर है, इस सीवर के माध्यम से ये सारे पानी फ्लो हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वेस्टेज है और ये जाकर पानी में घुल जाता है और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्लास्टिक के रूप में बन जाते हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक है और ये पाथवे बन जाता है हमारे कंटामिनेशन को जो दूषित कर देता है। अगर इस पानी को हम लोग इनहेल करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, पानी पीते हैं, तो जिससे के वजह से हमारे बॉडी में भी माइक्रो प्लास्टिक्स घूमने लगते हैं और इससे काफी नुकसान हो सकती है हमारे बॉडी को और हमारे इन्वायरमेंट को। इसी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया हाइड्रोजेल, ताकि वो रिमूव कर सके माइक्रो प्लास्टिक को वाटर से। इस हाइड्रोजेल को वाटर में डालने के बाद इसमें से माइक्रो प्लास्टिक के एब्जॉर्प्शन को खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जिस तरीके से देखिए इस हाइड्रोजेल को डालने के दौरान जितने भी वाटर्स थे उसमें छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक ये सब अपने में अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से इसमें जितने भी माइक्रो प्लास्टिक है वो सारे इसमें समा जाएंगे। तो ये था प्रॉपर्टी। तो इसके पीछे की वजह को हम जानते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाया है और ये हाइड्रोजेल में एक अनोखा पॉलीमर नेटवर्क है, जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश विकिरणों का उपयोग कर पानी में पाए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक को बांध और नष्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने इमेज के माध्यम से आपको बताया किस तरीके से वो पानी में हाइड्रोजेल को डालने के दौरान वहां के जितने भी माइक्रो प्लास्टिक है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको नष्ट भी कर सकता है। तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसे डेवलप किया गया। शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह भी बताया कि 3 अलग-अलग पॉलीमर परतों से बना एक हाइड्रोजेल विकसित किया गया है, जो चीटोसन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन से बना है। इस हाइड्रोजेल में बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक को अवशोषित करने और नष्ट करने की क्षमता रखी गई है। जब इसे डेवलप किया गया तो ये भारी मात्रा में जितने भी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक है उसको एक साथ इकट्ठा कर उसको नष्ट कर सकता है। टीम ने यह भी बताया कि हाइड्रोजेल को कॉपर प्रतिस्थापित पॉलीऑक्सोमेलेट नामक सामग्री के नैनो क्लस्टर के साथ जोड़ा गया और जो उत्प्रेरक और जो माइक्रोप्लास्टिक को नष्ट करने के लिए यूवी प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजेल को जैसे ही पानी में डिप किया जाएगा, डाला जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट रे की मदद से क्या होगा, जितने भी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और
पूरी तरीके से माइक्रोप्लास्टिक को नष्ट कर देगा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हाइड्रोजेल को अत्यधिक कुशल पाया गया और यह लगभग तटस्थ पीएच 6.5 पर पानी में दो अलग-अलग प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक के लगभग 95% और 93% को हटा सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो 5 मिलीमीटर से भी कम आकार के छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं और महासागरों से लेकर पहाड़ों तक पूरे ग्रह पर फैल गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे विश्व में ये फैल चुका है। ये छोटे-छोटे कण हमारे द्वारा पीने वाले पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने ये सारे फैक्टर्स को आपको कवर कर दिया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि फिल्टरिंग झिल्लियां के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झिल्लियां कणों से भर जाती है, जिससे वह टिकाऊ नहीं रह जाती है। इसी के वजह से परिणाम स्वरूप सामग्री इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सूर्य सारथी बोस के नेतृत्व में आईआईएससी टीम ने समाधान के रूप में 3D हाइड्रोजेल का रुख किया है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना और किस तरीके से हाइड्रोजेल को डेवलप किया गया ताकि माइक्रोप्लास्टिक कम किया जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से $10 बिलियन से अधिक मूल्य के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर होगा एप्पल। एप्पल कंपनी बनी है जो पहली कंपनी ऐसी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट करी है आईफोन लगभग $10 बिलियन से भी ज्यादा का। कहां से? तो इंडिया से, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 2023-24 में भारत से रिकॉर्ड $10 अरब के आईफोन का निर्यात किया और यह पिछले साल के निर्यात से लगभग 2 गुना है। आईफोन का निर्यात करते भारत से किसी भी कंपनी द्वारा एकल ब्रांड उत्पाद का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है। एप्पल ने 3 ताइवानी कंपनियां फॉक्सकॉन, होई, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन अब टाटा के स्वामित्व वाली ये कंपनी हो चुकी है। इसके साथ साथ कोरिया की सैमसंग और भारत की FIH के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखनी होगी कि 2023-24 में एप्पल के कुल उत्पादन में आईफोन निर्यात का हिस्सा 70% होना था। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि कौन सी कंपनी बनी है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की है, कहां से? वो भी इंडिया से। लगभग $10 बिलियन का आईफोन को सेल किया गया, एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से किसी और देश की ओर। ये एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से। तो ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहां घटित हुई है? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रामलला टेम्पल में यह घटना देखी गई कि सूर्य तिलक फेनोमेना वर्क किया है। लॉर्ड रामलला टेम्पल जो हाल ही में उद्घाटन किए गए थे अयोध्या में राम मंदिर का। इसी राम मंदिर के दौरान सूर्य तिलक का एक फेनोमेनन देखा गया भगवान राम जी पर। तो ये देख रहे हैं जिस तरीके से इमेज में। तो जानते हैं इसके पीछे का कारण, किस वजह से इसका डिस्क्राइब किया गया, इसको बनाया गया है। तो 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में एक अनोखी घटना देखी गई, जबकि रामलला की मूर्ति के माथे का सूर्य की किरणों से अभिषेक किया गया, जिसे सूर्य तिलक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि सूर्य भगवान के किरणों से रामलला की तिलक की गई, जो 17 अप्रैल 2024 को यह घटना घटित हुई रामनवमी के शुभ अवसर पर। दोपहर में राम मंदिर में दर्पण और लेंस से जुड़ी एक विस्तृत प्रणाली के माध्यम से रामलला का सूर्य तिलक किया गया और इस घटना को प्राप्त करने के लिए दर्पण और लेंस के संयोजन का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को मूर्ति के माथे पर सटीक रूप से निर्देशित किया गया था। ऐसा ठीक दोपहर 12 बजे करीब 3 मिनट के लिए किया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि 17 अप्रैल 2024 जिस दिन रामनवमी थी, इसी दौरान ऐसा किया गया कि भगवान राम के माथे पर, तिलक पर डायरेक्ट सूर्य का किरण फोकस करेगा और इसी सूर्य तिलक के नाम से इसे जाना गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष अभियानों को कब तक मलबा मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा साल 2030 तक इसरो ने अनाउंस किया है कि वो पूरे स्पेस से डेब्रिस फ्री कर देंगे। डेब्रिस का मतलब कचरा, जो स्पेस में कचरा फैला हुआ है उस सारे कचरा को खत्म करने का निर्णय हमारे भारतीय संस्थान इसरो के द्वारा लिया गया, जो साल 2030 तक पूरी तरीके से डेब्रिस फ्री कर देंगे और स्पेस में पूरी तरीके से डेब्रिस फ्री स्पेस बना देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त स्थान प्राप्त करना है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने
42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि बेंगलुरु में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए एक हल्का नोजल विकसित किया है और अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल के विकास के साथ रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता हासिल की, जिससे पेलोड क्षमता में वृद्धि हुई है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इसरो के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वो अचीव करेंगे डेब्रिस फ्री स्पेस साल 2030 तक। तो आपको ये फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान 2022 में इसरो ने टकराव के जोखिम वाले वस्तुओं की लगातार निगरानी करने और जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है जिसे साल 1993 में स्थापित किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको यहाँ तक कवर करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया फर्स्ट कंट्री बना है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करेगी वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। तो जानते हैं मेनिंजाइटिस क्या है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशंसित मेन 5CV मेन 5 संयुग्म टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाता है। इसे 5-in-1 वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है और इस मेन 5 नामक वैक्सीन का उपयोग 9 महीने से लेकर 85 वर्ष की आयु के लोगों में निशेरिया मेनिंगिटिस समूह ACYW और X के कारण होने वाली मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि नाइजीरिया के द्वारा हाल ही में डेवलप किए गए मेनिंजाइटिस वायरस और मेनिंजाइटिस वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस किया गया और नाइजीरिया कंट्री में सभी को वैक्सीन लगाया जाएगा जो 9 महीना से लेकर 85 वर्ष के उम्र तक के लोगों को। नाइजीरिया अफ्रीका के उन 26 देशों में से एक है जहां मेनिंजाइटिस की घटनाएं अधिक है और पिछले साल पूरे महाद्वीप में रिपोर्ट किए गए मामले में 50% की वृद्धि हुई थी। तो सबसे फैक्टर्स वाली बात आपको ये याद रखनी होगी कि नाइजीरिया ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2600 देश की एक कंट्री है। इन्होंने मेनिंजाइटिस की टीका को डेवलप किया और वहां के लोगों को मेनिंजाइटिस फ्री बनाने का निर्णय लिया गया, जो देखा गया इस रिपोर्ट के माध्यम से कि 50% की वृद्धि हुई है मेनिंजाइटिस की होने वाली घटनाओं से। गावी वैक्सीन अलायंस वैक्सीन और संबंधित आपातकालीन टीकाकरण गतिविधियों को वित्त पोषित करता है जिसमें वैश्विक मेनिंजाइटिस वैक्सीन भंडार और कम आय वाले देशों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया। तो जानते हैं इसके और भी पॉइंट्स के बारे में। वैक्सीन को पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 13 साल की साझेदारी के माध्यम से और यूके सरकार के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय से वित्तीय सहायता के साथ विकसित किया गया था। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वैक्सीन को पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले झिल्लियों से सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों का मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये था मेनिंजाइटिस के बारे में कि मेनिंजाइटिस क्या है। तो ये एक संक्रमण बीमारी है जो पूरे तरीके से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेर लेती है और उसमें सूजन करके बीमारी को उत्पन्न कर देती है। मेनिंजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है और अधिकांश संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, लेकिन कुछ मामले चोट, कैंसर या दवाओं के कारण हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 18 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विजडन द्वारा किसे विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नैट सेवियर ब्रंट को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 500 T20 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों की सब्सिडी प्रदान करने के लिए CDP सुरक्षा का लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच सबसे अधिक वृक्ष आवरण हानि कहां हुई? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाला पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पर क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा दिल्ली बन चुका है।
क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड? आंध्र प्रदेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1960 में। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।